नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला सुनाया है। इस फैसले की देश भर में चर्चा हो रही है। सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से सुनाए ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जातियों के लिए तय आरक्षण में उपवर्गीकरण की अनुमति दी है। इससे अब तक पूरी तरह हाशिए पर रहे समूहों को व्यापक फायदा मिलेगा। 2004 में भी शीर्ष अदालत ने माना था कि आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अब इस फैसले पर देश के तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करते हैं कि फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। अदालत के सामने राज्यों ने तर्क दिया है कि अनुसूचित जातियों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण के बावजूद अन्य अनुसूचित जातियों की तुलना में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला है। अनुसूचित जातियों के भीतर यह असमानता कई रिपोर्टों में भी सामने आई है और इस मुद्दे को हल करने के लिए विशेष कोटा तैयार किया गया। आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में सबसे अति पिछड़े दलितों के लिए विशेष कोटा शुरू किया गया। 2007 में बिहार ने अनुसूचित जातियों के भीतर पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए महादलित आयोग का गठन किया। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति कोटे के अंतर्गत अरुंधति यार जाति को 3% कोटा दिया गया, क्योंकि न्यायमूर्ति MM जनार्थनम की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 16% होने के बावजूद उनके पास केवल 0.5% या 0 से 5% नौकरियां हैं। 2000 में आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने 57 अनुसूचित जातियों को उपसमूहों में पुनर्गठित करने और शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों में 15% अनुसूचित जाति कोटा को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटने का कानून पारित किया। हालांकि इस कानून को 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। पंजाब में भी ऐसे कानून हैं जो अनुसूचित जाति कोटे में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को वरीयता देते हैं। इसे सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई और अंततः ताजा निर्णय इसी के चलते आया है। उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इसमें कहा गया कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। फैसले का मतलब है कि राज्य ऐसी श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटे के भीतर अलग कोटे के लिए उन्हें उपवर्गीकृत भी कर सकते हैं। यह फैसला भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाया है। इसके जरिए 2004 में EV चिनैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया है। आपको बता दें कि 2004 के निर्णय में कहा गया था कि SC/ST में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इस मामले की सुनवाई में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस VR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल रहे। पीठ ने इस मामले पर 3 दिनों तक सुनवाई की थी और इसके बाद 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने 23 याचिकाओं पर सुनवाई की थी, जिसमें से मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की थी। इस याचिका में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस मामले को 2020 में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में 5 जजों वाली पीठ ने 7 जजों वाली पीठ को सौंप दिया था। 5 जजों वाली पीठ ने पाया कि EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश फैसले पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ओर से प्रतिनिधित्व किए गए राज्यों ने EV चिनैया मामले में फैसले की समीक्षा की मांग की थी। 2004 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उपवर्गीकरण करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से दिए एक फैसले में कहा है कि राज्यों के पास
अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोटा के लिए एससी में उपवर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मानकों और आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। वहीं न्यायमूर्ति वी.आर. गवई ने अलग दिए फैसले में कहा कि राज्यों को एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। आपको बता दें कि 4 न्यायाधीशों ने अपने अपने फैसले लिखे, जबकि न्यायमूर्ति गवई ने अलग फैसला दिया। ये जो फैसला है उन राज्यों के लिए बेहद अहम साबित होगा जो प्रमुख अनुसूचित जातियों की तुलना में आरक्षण के बावजूद सीमित प्रतिनिधित्व वाली कुछ अन्य जातियों को आरक्षण का व्यापक लाभ देना चाहते हैं। कोर्ट के इस तथ्य पर मोहर लगाई गई है कि अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग नहीं हो सकती। अब फैसले से राज्यों को आरक्षण पर अपने हिसाब से कानून बनाने का मौका मिल सकेगा। उपवर्गीकरण रणनीति का पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिखों, आंध्र प्रदेश में मडिगा और के अलावा बिहार में पासवान, उत्तर प्रदेश में जाटव और तमिलनाडु में अरुंधतीयार समुदाय पर सीधा असर पड़ेगा। इस मामले में शीर्ष कोर्ट की पीठ ने 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। उस समय अदालत ने कहा कि उपवर्गीकरण की अनुमति न देने से ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जिसमें इस वर्ग के संपन्न लोग ही सारे लाभ लेंगे। इससे पहले 2004 में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया था कि यह अधिसूचित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत किस समुदाय को आरक्षण का लाभ मिल सकता है। राज्यों को इनमें किसी भी तरह के संशोधन का अधिकार नहीं है। 1975 में तत्कालीन पंजाब सरकार ने 25% एससी आरक्षण को 2 श्रेणियों में बांट दिया था और अधिसूचना जारी की। पहली श्रेणी में केवल वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों के लिए सीटें आरक्षित की गईं और दोनों समुदाय राज्य में सबसे पिछड़े समुदायों में शामिल किया गया। आरक्षण नीति के तहत उन्हें शिक्षा, रोजगार में पहली वरीयता दी जानी थी और बाकी के एससी समुदाय को दूसरी श्रेणी में रखा। पंजाब सरकार की अधिसूचना 3 दशक तक लागू रही। जब 2004 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से 2000 में लाए गए इसी तरह के एक कानून को रद्द कर दिया। ईवी चिनैया मामले में शीर्ष कोर्ट ने आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति आरक्षण का जो युक्तिकरण था उसमें अधिनियम 2000 को समानता के अधिकार का उल्लंघन करार देते हुए रद्द कर दिया था। आंध्र प्रदेश ने राज्य में अनुसूचित जाति समुदायों की एक विस्तृत सूची दी थी और यह निर्धारित किया था कि उनमें से किसको आरक्षण का कितना लाभ मिलेगा। कोर्ट ने उपवर्गीकरण को समानता के अधिकार का उल्लंघन माना। तर्क दिया कि संविधान कुछ जातियों को एक अनुसूची में वर्गीकृत करता है जिनसे अतीत में छुआछूत के कारण भेदभाव हुआ, इसलिए इस समूह में एक दूसरे से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 341 का भी हवाला दिया जो आरक्षण के उद्देश्य से एससी समुदायों को सूचीबद्ध करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को देता है। पीठ ने इसी आधार पर व्यवस्था दी थी कि इस सूची में किसी तरह के हस्तक्षेप या बदलाव करने का राज्यों को कोई अधिकार नहीं है। ईवी चिनैया की यह दलील गलत है कि राज्य अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति सूची में शामिल वर्गों को किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्यों को पिछड़े वर्गों के आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। चूंकि यहां वाक्यांश में समानता के बजाय पर्याप्त रूप से शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए राष्ट्रपति सूची में शामिल सभी समुदायों को समान अवसर प्रदान करने में किसी तरह की बाध्यता नहीं है। संविधान में हाल ही में शामिल अनुच्छेद 342(a) यह स्पष्ट करता है कि चिनैया मामले में आया फैसला अब लागू नहीं होता। यह प्रावधान खासकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक सूची निर्धारित करने का अधिकार देता है जो राष्ट्रपति सूची से अलग हो सकती है। पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने चिनैया मामले में बहस के दौरान अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि उपवर्गीकरण के बिना समाज का सबसे कमजोर वर्ग पीछे रह जाएगा और इससे आरक्षण का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। राष्ट्रपति सूची में शामिल सभी समुदाय वो हैं जिन्होंने छुआछूत का दंश झेला है।
संविधान सभा में यह तुलना करने का विकल्प नहीं अपनाया था कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है। इस फैसले में अनुसूचित जनजातियों का भी जिक्र है, लेकिन उनके बीच बंटवारे को लेकर ज्यादा कानूनी विवाद नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के दायरे में एससी कैटेगरी के आरक्षण का ही मामला आएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील सचिन लोहिया का कहना है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अनुसूचित जातियों से जुड़े संविधान के आर्टिकल 341 पर हो रही सुनवाई के बाद सुनाया हो, लेकिन राज्य सरकारें इसे अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के आरक्षण कोटे में जारी कर सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने अपने फैसले में लिखा है कि राज्यों के एससी एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। इससे साफ है कि यह फैसला सिर्फ अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए ही नहीं है, यह अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पर भी लागू होगा या नहीं, इस बात को लेकर कानून जो विद हैं, जो विधि विशेषज्ञ हैं, उनकी अभी एक राय नहीं है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं, यदि उनकी बात माने तो उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का 2 तरह से राजनीतिक तौर पर असर देखने मिल सकता है। अनुसूचित जातियों में कुछ समूह इसके खिलाफ, जबकि कुछ इसके समर्थन में हैं। अब सारा खेल हर प्रदेश की सरकार पर निर्भर करेगा कि जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, वो एसटी समुदाय के लोग इस तरह के कोटे को लागू करने वाली सरकार के साथ हो जाएंगे। इसे ऐसे समझें कि उत्तर प्रदेश में दलितों को अब तक मायावती का वोट बैंक माना जाता रहा, लेकिन कोटे में कोटा लागू होने से यह मिथ टूट सकता है। अगर बीजेपी कोटे में कोटा लागू करती है तो दलितों में जिस वर्ग को इससे फायदा होगा वो बीजेपी के साथ हो जाएगा। यह सिर्फ एक उदाहरण है। कुछ इसी तरह का नज़ारा बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, मतलब हर जगह देखने मिलेगा। सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दलितों को साधने के लिए योगी सरकार के दलित मंत्री बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, गुलाब देवी को आगे किया। दलितों के क्षेत्र में होने वाले सम्मेलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी कभी मायावती के साथ रहे बीजेपी के प्रवक्ता जुगल किशोर को दी गई थी। नतीजा ये हुआ कि 24 करोड़ से ज्यादा दलितों की आबादी वाले राज्य में बसपा को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दलितों को 2 खेमे में बांटना प्रदेश सरकारों के लिए आसान होगा। बीजेपी इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। अभी यह कह पाना मुश्किल है जो राजनीतिक दल जिस राज्य में अनुसूचित जातियों में कोटे में कोटा लागू करेंगे उसी को इसका फायदा मिलेगा। यह मुद्दा राजनीतिक दलों के को राष्ट्रीय के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर ज्यादा नुकसान या फायदा पहुंचा सकता है। कोटे में कोटे के इस फैसले का देश के 17 प्रदेशों में असर देखने मिलेगा, जहां एससी की आबादी 15% या उससे ज्यादा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब वो राज्य हैं जहां 20% से ज्यादा अनुसूचित जातियों की आबादी है। साफ है कि यहां जैसे ही अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले रिजर्वेशन के कोटे में कोटा दिया जाएगा तो राजनीतिक तौर पर इस पूरे समुदाय में उथल पुथल मच जाएगी। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 8 भारतीय जनता पार्टी के पास और 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। उत्तर प्रदेश के अलावा बंगाल में 10, तमिलनाडु में 7, बिहार में 6, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 5-5 लोकसभा सीटें हैं। इन राज्यों में देश की सबसे ज्यादा एससी आबादी रहती है। साफ है कि कोटा सिस्टम में बदलाव करने पर अनुसूचित जाति 2 खेमे में बटेगा, जिससे जिस वर्ग को फायदा मिलेगा वो इसे लागू करने वाले दलों की सरकारों का समर्थन करेंगे। हर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में 30-40 कम्युनिटी होती हैं, जिनमें से कुछ कम्युनिटी को ही फायदा मिलता है। क्लासिफिकेशन अच्छी बात है क्योंकि इससे रिजर्वेशन का असल मकसद पूरा होगा, यानी हर किसी को फायदा मिलेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पंजाब में अनुसूचित जातियों का क्लासिफिकेशन है। मान लीजिए कि उस कैटेगरी में 39 जातियां हैं तो इसे 2 हिस्सों में ए और बी भाग में बांट दिया जा सकता है। अगर नीचे से डिमांड आती है तो इन ए और बी कैटेगरी में भी सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, और कुछ ऐसा ही हो सकता है जैसे ओबीसी, एमबीसी या ईबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी और अपर ओबीसी में बांटा जा सकता है। मतलब साफ है कि इस तरह के फैसले से रिजर्वेशन का लाभ सही लोगों तक पहुंच सकेगा। बड़ी बात है
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के जिस तरह से सियासत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला है लोगों को तो फायदा पहुंचाएगा, राजनीतिक दलों के लिए चिंतन और मंथन का सबब बना हुआ है। चिंतन और मंथन का सबब इसलिए बना है क्योंकि वो अब अपना वोट बैंक बना सकेंगे, कोर वोट बैंक को साध सकेंगे और किसी दूसरे राजनीतिक दल का यदि कोई वोट बैंक है तो उसमें वो सेंध लगा सकेंगे। यह जो फैसला है यह संभवतः है जिस उद्देश्य से लिया गया है कि जिन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जिन्हें ज़्यादा फायदे की आवश्यकता है, जिन्हें ज़्यादा आरक्षण के लाभ की आवश्यकता है, उन्हें नहीं मिल रहा है। इस कारण से ये कोटे में कोटा करके उन्हें लाभ दिया जा सकता है। राज्य सरकारों पर निर्भर सौंप दिया गया है कि राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वो इसे कितना और कैसे लागू करती हैं और उसके बाद सियासत में क्या कुछ फेरबदल देखने मिलेगा, ये दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।